जी, जो हमारे पास ब्रांचेस कन्वेंशनल होती हैं, वो जो है कन्वेंशनल बैंकिंग करती हैं। तो एक तो ये फुल फ्लेज बैंक होते हैं, ठीक है? कि पूरा बैंक ही जो है वो इस्लामिक है, जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल दिया आपको, जैसे मीज़ान बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है और जैसे कि बाकी जो है वो क्या कहते हैं उसको, अ, इस तरह के और कुछ बैंक्स हैं और मुझे अब नाम एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, ठीक है? और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल हैं, लेकिन उनकी कुछ ब्रांचेज़ जो हैं, वो इस्लामिक जो है वो बिज़नेस कर रही हैं। जैसे कि मैंने बोला एचबीएल की कुछ ब्रांचेज़ इस्लामिक हैं। जैसे मैंने आपसे बोला है कि यूबीएल की, ये आप लोग जो है ना झांग मोड़ से दरिया खान वाली रोड, दरिया खान रोड जो है ना वो लेकर, तो खानसर चौक से पहले जो है ना एक यूबीएल की ब्रांच आती है अमीन के नाम से। तो वो जो है यूबीएल की इस्लामिक ब्रांच है। तो कुछ ब्रांचेज़ जो हैं कन्वेंशनल बैंक की, वो क्या है, वो इस्लामिक है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ब्रांच होती है, उसमें बाकी सब कुछ कन्वेंशनल होता है, उसमें बस एक बंदा उन्होंने बिठाया होता है जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट को डील करता है, उसे हम कहते हैं विंडो इस्लामिक ब्रांच। मतलब कि पूरी ब्रांच में से एक उन्होंने बेंच में एक या एक विंडो पे एक बंदा बिठाया हुआ है जो कि इस्लामिक प्रोडक्ट्स को डील कर रहा होता है। तो 3 तरह की जो है ना बैंकिंग सेक्टर हमारे पास हैं जो कि इस्लामिक जो है फाइनेंसिंग कर रहे हैं। उनमें से एक फुल फ्लेज इस्लामिक बैंक्स हैं, एक ब्रांच वाइज़ इस्लामिक बैंक्स हैं और एक विंडो ऑपरेशंस जिनके जो है ना वो इस्लामिक बैंकिंग जो है प्रमोट कर रहे हैं। तो अगेन इस्लामिक बैंकिंग की जब हम बात करेंगे तो ये इंटरेस्ट फ्री की बात करेंगे। तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनके बैक एंड पे डिफरेंट जो है ना उनकी कैलकुलेशंस हैं। तो वो कैलकुलेशंस जो होती हैं, हर इस्लामिक जो बैंक है या हर जो है प्रोडक्ट है, उसका अप्रूवल लेना पड़ता है। और वो अप्रूवल कौन देता है? वो एक शरिया कंप्लायंस का एक बोर्ड है, शरिया कंप्लायंस बोर्ड हम उसे कहते हैं। इसमें तमाम मकतबा फ़िक्र जितने भी हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, उन सब के जो उलमा हैं, ठीक है? वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो जो है उसके बैक एंड पे जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, वो सारी उनसे सुनते हैं, प्रेज़ेंटेशन सुनते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ये जो इस्लामिक ब्रांच वाले कह रहे हैं या इस्लामिक बैंक वाले कह रहे हैं, इन्होंने ऐसा करना है। और उसके बाद एक वो सर्टिफ़िकेट इश्यू करते हैं, जिसे हम शरिया कंप्लायंस सर्टिफ़िकेट कहते हैं। तो वो उलमा कराम जो है, वो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट जो इस्लामिक बैंक या इस्लामिक ब्रांचेज़ या विंडो जो है ब्रांचेज़ वो डील कर रही हैं, वो प्योर इस्लामिक हैं, वो प्योर इंटरेस्ट फ्री हैं, ठीक है? तो ये जस्ट ऐसे नहीं होता कि आप लोग अक्सर कांसेप्ट होता है यार इस्लामिक बैंक बैंक तो वही है ना, जो कन्वेंशनल बैंक है, क्या फ़र्क है? बस उन्होंने जो है वो इंटरेस्ट का नाम प्रॉफ़िट रखा हुआ है। नहीं, उसमें फ़र्क है और फ़र्क ये है कि हमारे जो उलमा कराम हैं, उन्होंने जो है उसके ऊपर फ़तवे जो हैं वो इश्यू किए हुए हैं। ठीक है? या तो आप जो है उलमा कराम जो है उनसे डिसएग्री हो जाएँ, वो अलग बात है। और अगर आप उनके साथ खड़े हैं, तो आपको इस चीज़ को भी एडमिट करना पड़ेगा कि इस्लामिक बैंक का कांसेप्ट है और इसके ऊपर जो है वो काम हो रहा है। ठीक है? और ये काम जो है ऐन इस्लामी असूलों के मुताबिक है। ये हमारी बहस नहीं है। आगे हम जो है इस इस्लामिक बैंक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स को देखेंगे और कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जो इस्लामिक बैंक जो है डील कर रहा है कुछ टाइप्स हैं वो हम देखेंगे कि किस तरह से वो डील कर रहा है। उसमें से बेटा जो सबसे पहले मेरे पास है, कुछ प्रिंसिपल्स पहले डिस्कस कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन से हैं इस्लामिक फाइनेंसिंग के। तो पहला प्रिंसिपल बेटा ये है कि इंटरेस्ट कैन नॉट बी चार्ज्ड। जो हमारे पास लोन होगा, कोई डिपॉज़िट होगा, जो कुछ भी होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है? एंगेजिंग इन स्पेकुलेशन इज़ नॉट अलाउड। स्पेकुलेशन बिज़नेस जो होंगे जिसमें जो है वो जैसे आप कह सकते हैं कोई सट्टेबाज़ी या वो जो इनाम निकलता है या आपकी जुआरी जो होते हैं, जुआ खेलते हैं, तो इस तरह के जो काम हैं, वो इसमें जो है ना वो अलाउ नहीं किए जाएँगे इस्लामिक फाइनेंसिंग में। थर्ड में वो क्या कहता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है, ऐसी प्रोडक्ट में जो है, वो पैसे नहीं लगाए जाएँगे जैसे कि अल्कोहल है, मतलब शराब के या गैम्बलिंग के धंधे में जो है वो आप जो है फाइनेंसिंग नहीं करवा सकते। उसके बाद जो आपके पास प्रॉफ़िट वगैरह होगा, प्रॉफ़िट और लॉस होगा, वो एक प्रिंसिपल होंगे, उसके तहत शेयर होगा। जो बंदा पैसे दे रहा है और जो बंदा पैसे ले रहा है, अगर उसको लॉस होता है, तो वो जो है उसके अकॉर्डिंग जो है प्रॉफ़िट एंड लॉस जो है वो शेयर होगा। ठीक है? और ये इस्लामिक बैंकिंग जो है हमारी, ये टोटल जो है ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के ऊपर बेस बेस जो है ना वो कर रही है। ठीक है? एथिकल बिहेवियर के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर और इंटेग्रिटी के ऊपर। अच्छा, अब हम कुछ टाइप्स पढ़ते हैं कि कौन-कौन सी होती हैं। उनमें से पहले तो मैं आपको वो पढ़ाता हूँ जो कि आपने पहले पढ़ी हुई है, जैसे कि मुदारबा। मुदारबा का वर्ड आपने पहले I2B में पढ़ा होगा। उसमें क्या होती हैं, 2 पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी क्या करती है, पैसे देती है, कैपिटल देती है और एक पार्टी क्या करती है, उस पैसे से जो है
वो बिजनेस स्टार्ट करती है और उसमें जो है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करती है, काम करती है। मतलब कि एक पार्टी पैसा देने वाली है, कैपिटल देने वाली, और एक पार्टी जो है वो काम करने वाली है। तो वो पार्टी जो पैसा देती है उसे हम रब्बुल माल कहते हैं, उसको हम रब्बुल माल कहते हैं। और वो पार्टी जो कि काम करती है उसे हम मुदारिब कहते हैं, ठीक है। और इनके दरमियान जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो एक स्पेसिफिक प्री एग्रीड, मतलब कि पहले से एग्रीड एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें लिखा जाएगा कितना प्रॉफिट होना है, तो प्रॉफिट की ये रेशो होनी है, उसको जो है ना वो उस हिसाब से जो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रॉफिट दिया जाता है। उसके बाद रब्बुल माल जो है वो पैसे देता है, तो वो क्या करता है, वो मैनेजमेंट में जो है काम करने वाले जो है ना काम नहीं करता, वो मैनेजमेंट में नहीं आता और ना ही वो डिसीजन मेकिंग में आता है। इसी तरह से जो आपके पास मुदारिब है, अगर लॉस हो जाता है तो मुदारिब जो है वो लॉस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी सर्विसेज जाती हैं और रब्बुल माल का जो है पैसा जाता है। तो मुदारिब जो है वो लॉस में नहीं आएगा और जो है रब्बुल माल जो है वो उसके जो है ना वो पैसे जो हैं वो चले जाएंगे अगर लॉस होता है। उसके बाद हमारे पास मुशारका है। तो मुशारका हमारे पास वेंचर कैपिटल है। इसमें क्या होता है, दो पार्टीज होती हैं, दोनों जो है कैपिटल भी जो है वो देती हैं और उसके साथ साथ जो है वो बिजनेस में पार्टिसिपेशन भी करती हैं, ठीक है। और उसके साथ प्रॉफिट एंड लॉस जो है प्री एग्रीड जो टर्म्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया जाता है। और उसके बाद इसमें जो है अगेन जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है उसे हम जो है रब्बुल माल ही कहते हैं, और जो मैनेज कर रहा होता है उसे हम मुदारिब कहते हैं, मुदारिब, ठीक है। तो ये मुशारका है। ये दोनों चीजें आपने पहले पढ़ी हुई थी इसलिए मैंने पहले पढ़ाई हैं। अब बाकी कुछ चीजें जो है उनकी तरफ जाते हैं। उनमें से एक जो है हमारे पास मुराबा है, मुराबा, ठीक है। मुराबा में होता क्या है, सपोज आपने जो है आपको किसी चीज की जरूरत है, कुछ चीज आपने परचेज करनी है, तो आप बैंक से जाते हो, बैंक के पास कहते हो कि बैंक मैंने फलां चीज परचेज करनी है। तो बैंक क्या करता है, आपकी बिहाफ पे वो चीज परचेज कर लेता है। सपोज वो चीज जो है वो 500 की परचेज करता है और आपको वो चीज जो है वो 700 रुपए की बेच देता है, ठीक है, प्रॉफिट के ऊपर। और आप जो है इंस्टॉलमेंट में जो है उसे 700 वापस कर दोगे। इस तरह बैंक जो है वो भी 200 रुपए प्रॉफिट कमा लेगा और आप भी जो है उसको यूज करके जो है प्रॉफिट कमा सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, मुराबा कहते हैं। ये लिखा हुआ है ट्रेड, क्रेडिट और लोन, लोन में ट्रेड की जाती है। इसमें क्या कहते हैं, द बैंक विल परचेज द एसेट, बैंक जो है वो एसेट परचेज करता है एंड देन सेल इट टू द बिजनेस, और फिर बिजनेस को या इंडिविजुअल को सेल कर देता है। किसके ऊपर? एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर। इन रिकॉग्निशन ऑफ कन्वीनियंस ऑफ पेइंग लेटर, जो के बाद में उसे जो है वो पे करता रहेगा। उसके बाद क्या है, बैंक बाय एसेट एट 100 रुपीज, एग्जाम्पल अगेन वही वाली है कि $100 में जो है अगर बैंक जो है वो एसेट परचेज करता है और फिर उसे सेल करता है 125 का, तो 25 रुपए क्या होता है, बैंक का प्रॉफिट होता है और कस्टमर 125 रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर देता है बाद में। तो ये हमारे पास मुराबा है। इसके बाद एक इजारा, जैसे लीजिंग होती है कि लीज में आप कुछ चीज परचेज करते हो, ऐसे इस्लामिक बैंक में ये चीज, इसका नाम हम देते हैं इजारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैंक आपको एक चीज जो है, ठीक है, वो एक एसेट जो है वो एक फिक्स पीरियड के लिए दे देता है, ठीक है। और आप क्या करते हो उसके ऊपर, जैसे आप एक मकान आप खरीदो, ठीक है, घर आप जो है ना वो घर एक आप लो और वो आप रेंट पे लो और क्या तो क्या करोगे, उसमें रेंट आप देते रहोगे। इसमें भी ये है कि बैंक आपको क्या करता है, एक कार या एक घर जो है वो दे देता है यूज करने के लिए। आप यूज करते रहते हो और वहां का उसका जो रेंट होता है वो आप बैंक को जो है वो देते रहते हो। और एट द एंड बैंक को पास क्या जाता है, एक तो रेंट जाता है जो कि उसके पास प्रॉफिट होता है, प्लस आप एक प्रिंसिपल अमाउंट भी देते रहते हो। और फिर कुछ सालों के बाद वो जब प्रिंसिपल अमाउंट पूरी हो जाती है तो घर या वो गाड़ी जो है वो आपके नाम ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इसे हम इस्लामिक बैंकिंग में इजारा कहते हैं, वैसे इसको लीजिंग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है लीजिंग, इसमें बैंक मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर द यूज ऑफ एसेट फॉर फिक्स्ड पीरियड एंड प्राइस। द बैंक रिमेन्स द ऑनर ऑफ द एसेट, बैंक जो है उस ड्यूरेशन में जो है एसेट का ऑनर रहता है और रिस्क जितना भी होता है वो उसको ही, उसके पास ही रहता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि बैंक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा उन सारे रिस्क का, अगर जो है वो मसला बन जाता है तो एसेट के साथ। और फिर क्या करता है कस्टमर जो है वो एक लीज रेंटल जो है वो पे करता रहता है बैंक को, ठीक है। और फिर जो है वो कहता है कि ऑनरशिप जो है, ठीक है, वो ट्रांसफर कर दी जाती है एट द एंड जो है ना उस बंदे को, जो बंदा लीज के ऊपर या जा रहा है के ऊपर ये जो चीज जो है परचेज की है। तो ये कुछ कंसेप्ट है मेरे पास, मुराबा, इजारा, मुदारबा और मुशारका। बाकी कुछ और चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक है सकूक, जो डिबेंचर होते हैं आपके पास, पैसे आपने लेने होते हैं ना उधार, तो आप डिबेंचर इशू करते हो या बॉन्ड इशू करते हो।
ठीक है। तो ये वैसे ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है आप जो है वो इसका नाम आपने जो है इस्लामिक जो रखा हुआ है, सकूक रखा हुआ है, सकूक। अभी रिसेंटली स्टेट बैंक ने सकूक इशू किए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप जो है एक एसेट परचेज करते हो, उसमें ऑनर जो है, जो बंदा सकूक होल्डर होगा वो भी ऑनर होगा और जो बंदा यूज करेगा वो भी ऑनर होगा, ठीक है। प्रॉफिट उनके दरमियान जो है वो एक खास रेशो के साथ जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है मेरे पास नेक्स्ट जो है उसमें क्या होता है, अगर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो सॉरी, इनकम जो होती है, इनकम की कोई गारंटी नहीं होती, वो अगर प्रॉफिट होगा तो वो सकूक होल्डर को प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज जो है सकूक होल्डर को प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलेगा। इसके बाद मेरे पास है बाय इस्लाम। बाय इस्लाम क्या है, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक चीज पहले सेल आउट कर दी जाती है और डिलीवर जो है उस चीज की जो है ना, डिलीवरी जो है वो फ्यूचर में होती है, ठीक है। सपोज आप जो है, अक्सर क्या होता है, आप जो किसान लोग हैं जिनका जो है वो एग्रीकल्चर के साथ बैकग्राउंड है, तो उन्होंने नोट किया होगा कि एक आड़त होती है, तो आड़त में क्या करते हैं आप लोग, पहले जाके पैसे जो है वो खरीद ले लेते हैं और उनको जो अपनी फसल है वो बाद में दे देते हैं अगर आपको पैसों की जरूरत है। तो बाय इस्लाम भी यही है कि आप डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है वो बाद में होती है, फ्यूचर में होती है, और कैश आप जो है पहले रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो कैश इज रिसीव्ड इमीडिएटली मतलब कि टुडे फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। और डिलीवरी जो है वो आपने जो है वो फ्यूचर में जो है वो करनी है, वो चीज पहले ही एक रेट के ऊपर सेल आउट हो गई और आपने जो है फ्यूचर में उसकी डिलीवरी करनी है, ठीक है। बाकी ये कहता है कि कुछ चीजों के ऊपर प्रोहिबिटेड है, कुछ सर्टन एसेट्स के ऊपर जो है ना, ये आप जो है वो सलाम जो है, बाय सलाम जो है ये नहीं कर सकते। उनमें से जो है वो हमारे पास गोल्ड है, सिल्वर है और अदर मनी टाइप्स एसेट्स हैं। इनके ऊपर जो है ना वो प्रोहिबिट करते हैं कि आप जो है इन एसेट्स के ऊपर जो है वो नहीं कर सकते बाय इस्लाम कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। उसके बाद इस्तिस्ना है। इस्तिस्ना बेसिकली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अब आपने कंस्ट्रक्शन करनी है, घर बनाना है, तो उसमें ईंटों की ज़रूरत है, सीमेंट की ज़रूरत है। तो वो सारे जो भी सीमेंट होगी, जो भी ईंटें वगैरह जो भी कुछ होगा, वो सारा कुछ जो है वो बैंक फाइनेंस करेगा, बैंक उसके पैसे देगा और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो प्रोजेक्ट सेल आउट करके जो है बैंक को पैसे दे दोगे, या प्रोजेक्ट जो है वो आपके पास रह जाएगा और बैंक को जो है ना आप पेमेंट जो है वो कंप्लीशन के बाद कर दोगे। तो ये इसकी कुछ टाइप्स है इस्लामिक बैंक के हवाले से, फाइनेंसिंग के हवाले से। कोई मसला है तो बेटा पूछें। सर ये लास्ट वाला एक बार रिपीट कर दें। बेटा एक मिनट जी, लास्ट वाला इस्तिस्ना। इस्तिस्ना बेसिक बेटा क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके पास, सपोज कंस्ट्रक्शन करनी है, 5-5 साल चलती रहनी है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हो, तो बैंक आपको जो है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए पैसे जो है वो देता रहता है। बैंक जो है उस चीज को कंप्लीट करने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए क्या करता रहता है, पैसे जो है वो देता रहता है और आप वो चीज जो है वो परचेज करते रहते हो और वो प्रोजेक्ट के ऊपर लगाते रहते हो, ठीक है। और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो बैंक आपको जो है वो बैंक को आप पेमेंट कर देते हो, ठीक है। और आपने जो है अगर वो आपका अपना है तो आपके पास अपने रह जाएगा वो प्रोजेक्ट, और अगर आपने आगे किसी को बना के देना था, आप ठेकेदार थे, तो आप जो है उसको क्लाइंट को जो है डिलीवर कर दोगे। ओके सर। सर वो फिर एक साथ देना पड़ता है? जी, वो एक साथ देना पड़ता है आपको। और ये बेसिकली होता ये है कि ये टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर बेस करता है कि एक साथ भी होता है कि कुछ डिपॉजिट आप कर लेते हो, उसके बाद आप जो है इंस्टॉलमेंट्स जो है वो लेते रहते हो, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो है अगर आपके पास पूरी पेमेंट है तो वो आप जो है इकट्ठी दे देते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। ओके सर। जी बेटा, एक दो टर्म्स और हैं वो लिख लें आप जल्दी से, मैं लिखवा देता हूँ आपको। एक है इजारा वल इक्तिना। इजारा वल इक्तिना। इजारा वल इक्तिना, इसे हम कहते हैं हायर सर परचेज। इजारा क्या, कि दोबारा बता दें, समझ नहीं आई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा।
ठीक है, इजारा वल इक्तना, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो है हायर परचेज एग्रीमेंट होता है। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, ये जो आप चीजें खरीदते हैं किसके ऊपर, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर, चीजें जो आप इंस्टॉलमेंट के ऊपर खरीद रहे होते हैं उसे हम हायर परचेज एग्रीमेंट लेके आते हैं। मतलब कि आपको घर के लिए जरूरत है फ्रिज की, आपको एसी की जरूरत है, आपको बाइक की जरूरत है, सेलफोन की जरूरत है, तो जिस चीज की भी जरूरत होगी तो आप क्या करोगे, वो चीज जाके परचेज कर लोगे। तो वो बंदा क्या करेगा, जितनी उसकी वैल्यू है फ्यूचर वाली वो आपको बताएगा और आपने फिर वो इंस्टॉलमेंट में पे करनी होगी। इसे हम कहते हैं इजारा वल इक्तिना। एक और होती है हमारे पास जिसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं बाय मुअज्जल। बाय मुअज्जल ही कहते हैं जी, बाय मुअज्जल। ये क्या होती है, ये डेफर्ड जो है ना, डेफर्ड सेल कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट सेल कहते हैं। मतलब कि चीजें सेल आप आज कर देते हो, सेल आपको आज हो जाती है और इसकी पेमेंट जो है आपने फ्यूचर में करनी होती है, इसे बाय मुअज्जल कहते हैं, डेफर्ड पेमेंट सेल। ठीक है, तो पेमेंट जो है आप बाद में करोगे और सेल चीज जो है वो अभी हो जाएगी, डिलीवरी उसकी अभी हो जाएगी और सेल जो है कैश जो है वो बाद में आपको मिलेगा। जैसे आपने वो पढ़ा था ना बाय सलाम, उसमें क्या होता है, पेमेंट पहले हो जाती है, चीज बाद में डिलीवर होती है। और इसमें क्या है, इसमें जो है पेमेंट बाद में होती है, चीज पहले डिलीवर होती है। ये दोनों फर्क है इसमें। एक बाय, इसे बाय मुअज्जल कहते हैं और उसको जो है बाय सलाम कहते हैं। ठीक है, बाय सलाम में क्या होता है, कैश जो है वो ऑन स्पॉट होता है और डिलीवरी जो है उस प्रोडक्ट की वो जो है डेफर्ड की जाती है। और इसमें क्या है, इसमें जो है पेमेंट जो है मतलब कैश जो है वो डेफर्ड किया जाता है, सेल जो है वो ऑन स्पॉट होती है। ये मेन डिफरेंस है। तो ये मैंने आपको जो है वो 5-6 उधर है और 2-3 ये है। तो ये आपने जो है ये इस्लामिक जो होंगी फाइनेंसिंग जो है उसमें आपने ये सब कुछ करना है। कोई मसला है, कुछ चीज पूछनी है तो बेटा पूछें। सर चलें, क्लियर है। सही है। हो गया। अब मैं लास्ट टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ हमारे सिलेबस का, कोई 15 मिनट लगेंगे हमारे। उसके बाद सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा जी। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं ना बिजनेस मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, या मनी बैंकिंग एंड क्रेडिट। क्रेडिट और फाइनेंस एक ही चीज समझी जाती है। ठीक है, तो ये 3 चीजें जो है हमारा जो है ना वो सब्जेक्ट जो है डील करता है कि मनी को, एक बैंकिंग को, एक क्रेडिट को या फाइनेंस को। तो हम जो है मनी पहले, मेरे से पहले पढ़ा है हमने, बैंकिंग जो है अभी तक पढ़ा है हमने, और फाइनेंस जो है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा फाइनेंस आपको पता है कि रुपए पैसे को कहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सॉरी एक बिजनेस है या जो भी चीज है उसको परचेज करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। पैसे की जो है बेटा वो जरूरत होती है, खर्चे को मीट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। ठीक है, उसे हम इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो है फाइनेंस की जरूरत है, क्रेडिट की जरूरत है। और उस क्रेडिट को हम कैसे मैनेज करते हैं, उसके 2 सोर्स है हमारे पास। एक हमारे पास इंटरनल सोर्स है और एक हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है। इंटरनल सोर्स क्या है कि हम जो है वो शेयर इशू कर दें, हम जो है ऑनर से पैसा ले लें, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास शेयर कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। और एक हमारे पास एक्सटर्नल सोर्स है कि हम किसी और से पैसे ले लें, किसी और से उधार ले लें, तो वो एक्सटर्नल सोर्स हो जाएगा। फाइनेंस के कंपोनेंट्स क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट्स है। एक पब्लिक फाइनेंस है। पब्लिक फाइनेंस कौन सा होगा, जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो है सैलरीज देनी है, गवर्नमेंट ने जो है वो स्कूल्स बनाने हैं, कॉलेजेस बनाने हैं, गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स नए बनाने हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है वो डिफेंस के लिए पैसे जो है इकट्ठे करने हैं।
ठीक है। तो इन सब के लिए जो है जब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट अपने जो है एक्टिविटीज के ऊपर पैसा लगाएगी, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या क्या कर रही है, पब्लिक फाइनेंसिंग कर रही है। गवर्नमेंट अपने एक्टिविटीज के जब किसी से पैसा लेगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये पब्लिक फाइनेंसिंग है। एक है इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग, जो कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनको जो है इन्वेस्टमेंट उनमें करनी होती है, उनमें उनके शेयर्स में अगर आपने पैसे जैसे लगाने हैं, ठीक है, तो ऐसी फाइनेंसिंग जो कि कंपनी के शेयर्स में, उनकी सिक्योरिटीज में की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग है। ठीक है। उसके बाद है बिजनेस फाइनेंसिंग। बिजनेस फाइनेंसिंग में क्या है कि बिजनेस के लिए जो है, अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, वो चाहे सोल पार्टनरशिप है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, ठीक है, तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो वहां पे जो फाइनेंसिंग की जाएगी उससे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, बिजनेस फाइनेंसिंग है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस फाइनेंसिंग की कुछ टाइप्स हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है कि वो पैसा जो हमने फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए किसी से उधार लेना है, वो पैसा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, वो लॉन्ग टर्म डेट जो हमने लॉन्ग टर्म एसेट मतलब कि फिक्स एसेट को परचेज करने के लिए हमने जो है वो किसी से लेना है, उसे हम फिक्स कैपिटल फाइनेंसिंग कहेंगे। एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है कि बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डेली बेस की एक्टिविटीज के लिए, जैसे डेली बेस पे आपने चीजें परचेज करनी है, डेली बेस के ऊपर चीजें आपने सेल करनी है, ठीक है, कोई अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, आप जो है मेंटेनेंस के एक्सपेंसेस दे रहे हो, डेली के एक्सपेंसेस के पैसे पे कर रहे हो, तो ये सब जो है, ये सारे जो है वर्किंग कैपिटल। इसके लिए जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्कुलेटिंग फाइनेंसिंग हो जाएगी या वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग हो जाएगी। ठीक है। तो ये दो फाइनेंसिंग आपने करनी है, दो टाइप्स है हमारे पास बिजनेस फाइनेंस की। उसके बाद सोर्सेज हैं। तो जैसे आपको पता है कि कुछ शॉर्ट टर्म सोर्सेज होते हैं जो कि विद इन 1 ईयर जो है हमने पे करने होते हैं, जैसे बैंक ड्राफ्ट है, पहले बात हो चुकी है इसके ऊपर। बिल डिस्काउंटिंग है, आपको पता है पहले बात हो चुकी है। कस्टमर से एडवांस में पैसे ले लेना, ठीक है, अनअर्न्ड रेवेन्यू, ठीक है, वो है। या किसी से इंस्टॉलमेंट के ऊपर चीजें परचेज कर लेना, तो ये भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। बिल ऑफ लेडिंग के थ्रू आप जो है वो रखवा के पैसे जो है उधार बैंक से ले सकते हो। आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे पैसे आप ले सकते हो। ठीक है। आप क्रेडिट के ऊपर चीजें जो है वो खरीद कर जो है वो फाइनेंसिंग कर सकते हो। तो ये कुछ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है। कुछ मीडियम टर्म है जो कि 1 से 5 साल के बीच में होती हैं। ये क्या होती हैं, शॉर्ट टर्म विद इन 1 ईयर होती हैं, और मीडियम जो हमारे पास 1 से 5 साल के लिए होती हैं। ये कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कमर्शियल बैंक से आप ले सकते हो। हायर परचेज एग्रीमेंट आप कर सकते हो किसी के साथ, ठीक है, किसी बंदे के साथ जो है आप उधार पे जो है वो उधार पे चीजें परचेज कर लेते हो और फिर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते रहते हो। किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ सपोज आपने घर बनाना है तो आप एचबीएफसी से जो है वो चीज जो है वो परचेज कर लोगे। इसी तरह से डिबेंचर इशू करके भी आप कर सकते हो। इंश्योरेंस कंपनी से क्या कहते हैं, लोन वगैरह भी आप ले सकते हो। इसके बाद लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म में जो है आपके पास इक्विटी शेयर्स हैं, आप शेयर इशू कर दो। आपके पास जो रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट पड़ा हुआ है वो यूज कर लो, पिछले सालों का प्रॉफिट जो बचा पड़ा है वो यूज कर लो। किसी से लीज करवा लो, लॉन्ग टर्म जो है लीज करवा लो। अगेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लॉन्ग टर्म लोन 10 से 20 साल वाला भी ले सकते हो। डिबेंचर इशू कर सकते हो 10-10 साल की बेस के ऊपर, 20-20 साल के ऊपर। ठीक है। अब इक्विटी फाइनेंसिंग में अगेन जो है वो इक्विटी शेयर्स आ जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग आ जाते हैं और रिजर्व आ सकते हैं। बस यही कुछ करना है आपने, बाकी कुछ भी नहीं करना। ये आपकी फाइनेंसिंग है। कोई मसला है तो बेटा पूछें। आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो चुका है। सर पब्लिक फाइनेंसिंग के बारे में थोड़ा सा बता दें अगेन। बेटा गवर्नमेंट की जब बात करेंगे ना, गवर्नमेंट की कोई भी एक्सपेंडिचर जो होगा उसके लिए जो पैसों की जरूरत पड़ेगी उसे हम पब्लिक फाइनेंसिंग कहेंगे। सर जो टैक्स हमसे ले रही है गवर्नमेंट, तो वो भी तो जी एक बेटा। पब्लिक फाइनेंस, टैक्स जो हम पे कर रहे हैं सर, तो वो भी तो पब्लिक फाइनेंसिंग में आएगा ना, क्योंकि जो भी कुछ बनता है वो हमारे टैक्सेस से ही होता है। जी, टैक्स वगैरह जो है उस गवर्नमेंट एक्टिविटीज के लिए, चाहे वो टैक्स है चाहे फीसेज हैं, फीस आप पे करते हो वो भी जो है गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट फाइन्स पेनल्टीज लगाती है वो भी उसके पास जाती हैं। ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज जो हैं ये पब्लिक फाइनेंसिंग के हैं। ओके सर।
चलें ठीक है बेटा, मैं अटेंडेंस लगा लेता हूँ और इंशाल्लाह आपका जो है ना सैटरडे से जो है हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंटेशन स्टार्ट होंगी। और प्रेजेंटेशंस में बेटा आपने एक तो अटेंडेंस को इंश्योर करना है। उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है जिन लोगों की एब्सेंट्स हैं, क्योंकि जितने हमारे नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा होंगे उतने अगर उनकी एब्सेंट्स हैं तो वो कवर हो जाएंगी। तो कोशिश करें कि सभी लोग जो है वो प्रेजेंटेशन ज्वाइन करें। हर 1.5 घंटे की जो है ना प्रेजेंटेशन जितनी हमारी 1.5 घंटे की हो जानी है, उसके बाद हमने जो अटेंडेंस उसी हिसाब से मैंने लगवानी है। तो अटेंडेंस अगेन किसी टाइम भी लग सकती है, तो आपने कोशिश करनी है कि क्लास में रहना है। मेरे ख्याल में कोई 1-2 दिन हमारी प्रेजेंटेशन चलेंगी, उसमें 3-4 अटेंडेंसेस हमारी लग सकती हैं 2 दिनों में। तो आपने जो है कोशिश करनी है कि आपने जो है वो क्लास में रहें ताकि आपकी अटेंडेंस लगती रहे और आपको उससे जो है फायदा हो सके। और जो हम आप प्रेजेंट करेंगे उसमें आप लोगों ने जो है बेटा कंट्रीब्यूट भी करना है।